तो हम पढ़ रहे हैं तरंग प्रकाश की। सबसे पहले इसमें देखते हैं व्यतिकरण। तो अब पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रकाश कैसा चलता है। तो प्रकाश चलता है तरंगों के रूप में, ये होती है तरंग। तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है जब समान आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति है कि ये 1 सेकेंड में, अगर मान लो यहाँ से हमें गिरना है तो 1 सेकेंड में ये कितनी बार ये ऊपर नीचे होके, मतलब कहाँ तक जा रहा है, कितनी राउंड लगा रहा है, उसकी कितनी तरंग दैर्घ्य है, तो उसकी वो आवृत्ति हो जाएगी। तथा लगभग समान आयाम की। आयाम क्या होता है? आयाम होता है इस पॉइंट से, अगर ये उसकी एक्सिस है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, ये इन दोनों के बीच की दूरी, ये उसका आयाम कहलाता है। अब हो सकता है कोई तरंग ऐसी इतनी बड़ी हो सकता है कोई तरंग छोटी हो, तो उनके लिए अलग अलग क्या है, उनके लिए अलग आयाम है। तो ये आयाम हो जाता है। अब इसकी हमें चाहिए 2 प्रकाश तरंगे, मतलब ऐसी ऐसी, एक ये ले लो एक ये ले लो, 2 प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन कर रही हूँ, गमन कर अध्यारोपित होती हैं। अगर 2 तरंगे हैं एक ही दिशा में जा रही हैं तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो तीव्रता, मतलब जो उसकी इंटेंसिटी होगी उसमें परिवर्तन हो जाता है। तीव्रता को तुम लोग ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई एक बल्ब है, ठीक है, एक कम पावर का बल्ब है, एक ज्यादा का है, तो दोनों में अंतर क्या है? मतलब उसमें ज्यादा प्रकाश आएगा। तो वो ज्यादा प्रकाश कहाँ से पता चल रहा है? उसकी तीव्रता से। तो तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। यह परिघटना प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं इसको। मतलब किसी अलग एक पॉइंट पर अलग होगी, दूसरे पॉइंट पर अलग होगी, इसी पूरी घटना को हम इसका व्यतिकरण कहते हैं। फिर उसके बाद है विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश तरंगों का अवरोध या द्वारक के द्वारक के कोनों पर मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। मतलब अगर यहाँ से ये स्लाइड है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इसका डायग्राम दिखा देते हैं। तो ये होता है विवर्तन। जैसे कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो अगर यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है तो प्रकाश तो पूरे निकल आएगा, थोड़ा सा अकेला मुड़ेगा। अगर मान लो इसको हम बहुत ही कम कर दें तो यहाँ से जो प्रकाश आएगा, अब यहाँ से जब निकलेगा तो क्या कर रहा है? वो फैल जा रहा है। यहाँ नहीं फैल रहा था, यहाँ सीधा सीधा आ रहा था, यहाँ के फैल जाता है। तो ये कहलाता है हमारा विवर्तन। अब ये देखने में ऐसा लगता है, लेकिन जब हम इसको रियल लाइफ में देखते हैं तो ये ऐसा होता है। देखो यहाँ से हमने प्रकाश डाला और यहाँ आके ये फैल गया, ये होता है विवर्तन। अब उसके बाद है ध्रुवण। क्या होता है? तो ध्रुवण है प्रकाश तरंगों का प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममित की कमी का प्रदर्शन करना ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण को भी देखते हैं, ध्रुवण कैसा दिखता है। ये होता है ध्रुवण। अब देखो, ये इतना सारा प्रकाश था, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर, ऐसे ऐसे बहुत सारे। लेकिन ध्रुवण क्या करता है कि उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लेता है। जैसे हमें इतनी चाहिए कि बस इस दिशा में जाए, तो हमने उसको ध्रुवित कर दिया कि हाँ बस इन दिशाओं की तरंग चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये 2 दिशाओं में जा रही थी, ठीक है, एक ऐसी भी है और एक ऐसी तिरछी चल रही है, 2 दिशाओं वाली हो गई तरंग। एक एक्स डायरेक्शन में जा रही है और एक वाई में जा रही है।
तो अब हमने यहाँ पर एक प्लेट लगाई, ठीक है, हमें इसको ध्रुवित करना है, हमें सिर्फ एक दिशा वाली चाहिए, सिर्फ बाय डायरेक्शन वाली चाहिए, जो बाय में जा रही हो, ऐसी ऐसी वाली। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट लगाएंगे जिससे कि साइड वाली जो है ऐसी ऐसी जो जा रही है वो हट जाएगी, और सिर्फ ये देखो सीधी वाली आ जाएगी, बाय डायरेक्शन वाली। तो हमने इसको क्या करा, हमने इसको ध्रुवित कर दिया। तो ये है ध्रुवण, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलराइजेशन। फिर उसका देखते हैं हाइड्रोजन का तरंग सिद्धांत, ये क्या होता है। तो सन 1878 में वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन, हॉलैंड के थे ये, इनने प्रकाश संचरण से तरंग संबंधित तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या बताया उन लोगों ने, अब इसमें इनने क्या बताया, कुछ पॉइंट्स बताए। सबसे पहला तो ये कि प्रकाश जो तरंग के रूप में चलता है, मतलब ऐसा चलता है, ठीक है, ये हो गया तरंग के रूप में। सेकंड बताया कि ये तरंगें सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग से गति करती हैं। अत्यधिक वेग क्या होगा, लाइट की स्पीड जो रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 × 10⁸ आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से चलती हैं। तीसरा बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है। ऐसा मतलब उन्होंने माना कि एक ईथर है जो कि माध्यम से, जो मतलब इसी माध्यम में तरंगें चलती हैं। फिर चौथा बताया कि ईथर जो है भारहीन तथा समांगी होता है, इसका घनत्व बहुत ही कम, प्रत्यास्थ जो है वो बहुत ही अधिक होती है। लेकिन असलियत में जब बाद में रिसर्च हुई ना, तो पता चला ईथर जैसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इनने बताया था उस टाइम पर कि ईथर है। फिर विभिन्न रंगों का आभास तरंग दैर्ध्य के अंतर के कारण होता है, ये भी पॉइंट बताया कि जो हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, कि मान लो ये रेड है, ठीक है, अब रेड और बैगनी में अंतर क्या है, रेड और बैगनी में ये अंतर है कि रेड की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है और बैगनी की तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो सब तरंग दैर्ध्यों पर निर्भर करता है, जो हमें कलर देखते हैं उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है, इसलिए वो हमें अलग अलग दिखते हैं। फिर लास्ट बताया कि प्रारंभ में प्रकाश तरंग को अनुदैर्ध्य माना गया, किंतु ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए अनुप्रस्थ माना गया। मतलब पहले माना गया कि तरंग दैर्ध्य ऐसी चल रही, जैसे हमने बताया था कि ध्वनि वाली तरंगें कैसी चलती हैं, ऐसी चल रही हैं, फिर एक जगह बहुत ही इकट्ठी हो जाती हैं, फिर कम हो जाती, लेकिन बाद में पता चला वो तो ऐसी चलती हैं, ये ठीक है, इसमें एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई में भी है। फिर उसके बाद है कि तरंगाग्र क्या है। तो किसी क्षण विशेष माध्यम की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाती है। जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ता है, तरंगाग्र भी आगे बढ़ता है। अब तरंगाग्र देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये है तरंगाग्र। अब जैसे हम मानो कोई पत्थर जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पत्थर डाला तो उसमें से ये ऐसी ऐसी तरंगें निकलती हैं, देखो गोल गोल। तो अब जो माध्यम के इस वाली जो लाइन पर जो सभी कण हैं, ठीक है, इस वाली लाइन पर जो कण हैं वो समान कंपन करेंगे, इस वाले पे जो कण है वो समान कंपन करेंगे, अगली वाली पे समान कंपन करेंगे। तो ये जो है ये कहलाती है तरंगाग्र। अब ये भी कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले तो ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र क्या होगा, तो जब प्रकाश बिंदुवत स्रोत होता है तो किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाली कणों का
बिंदु पथ एक गोला होता है। इस स्थिति में तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। अगर मान लो यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, अब यहाँ से जितना भी प्रकाश निकलेगा तो वो ऐसा निकलेगा, तो ये गोलीय हो गया। जैसे कि यहाँ पर ये सोर्स मान लिया है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, तो सब ऐसे ऐसे निकल रहा है प्रकाश। फिर सेकंड और क्या हो सकता है, इस टाइप से निकल सकता है, तो फिर है बेलनाकार तरंगाग्र। तो जब प्रकाश स्रोत लिस्ट के रूप में अर्थात सरल रेखावत होता है तो उससे उत्पन्न सीमित दूरी पर स्थित तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। रेखावत प्रकाश मतलब कि ऐसा सीधा सीधा प्रकाश जा रहा है, ये ऐसा। तो अब ये जब प्रकाश जाएगा किसी भी पॉइंट में से, मतलब इसमें से अगर मान लो इस पेपर में से हम इसको गुजार रहे हैं, तो वो कैसा रहेगा, तो बेलनाकार रहेगा। एक गोल हो गया, एक हो गया बेलनाकार। अब अगला है समतल। अभी हमने लगाया था प्रकाश स्रोत एक बल्ब के लिए, अगर एक बल्ब मान रहे थे, ठीक है, तो बल्ब के लिए ऐसे गोल गोल निकल रहा था। अब हमने एक लंबी सी ट्यूबलाइट आती थी, जो ट्यूबलाइट तुम लोग देखी होगी, लंबी वाली ट्यूबलाइट जो अपनी स्कूल में भी लगी रहती है, तो उसमें से जो प्रकाश निकलता है वो रहेगा बेलनाकार। अब इसके बाद है समतल तरंगाग्र। प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर स्थित निर्मित तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। अगर मान लो यहाँ पर है प्रकाश स्रोत और यहाँ हमें प्रकाश देखना है, ठीक है, यहाँ कोई बैठ के प्रकाश देख रहा है कि कैसा है प्रकाश, और यहाँ पर एक बल्ब लगा है। तो अब जब बल्ब में से प्रकाश आएगा ऐसा ऐसा आता 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 आता, वो एक सीधा सीधा दिखेगा, इधर तक तो सीधा ही हो जाएगा, तो अपन को लगेगा ये समतल है बिल्कुल। तो ये हो गया समतल तरंगाग्र। फिर उसके बाद है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ये IMP है, और जो व्यतिकरण की डेफिनेशन है वो भी है, और ये तरंगाग्र भी है। अब जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो किसी क्षण पर माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण उस कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लो एक तरंग ये है, ठीक है, अब दूसरी अध्यारोपित मतलब इसी में हमने दूसरी तरंग को भी जोड़ दिया, ये है। तो अब इनकी टोटल एक तरंग बनेगी जो कि ना तो इतनी बड़ी होगी ना तो उसके बराबर छोटी होगी, वो बीच की होगी, तो वो हमने ये उसकी परिणामी तरंग हो जाएगी। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत ये बोलता है। फिर है प्रकाश का व्यतिकरण। ये तो हमने अभी पढ़ लिया है, सबसे पहले यही पढ़ा था, ठीक है। व्यतिकरण हो गया, ठीक है। व्यतिकरण के प्रकार क्या है, तो सबसे पहला प्रकार होता है संपोषी व्यतिकरण, फिर उसके बाद आता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी क्या होता है, तो जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि दो प्रकाश मिलके प्रकाश तीसरा प्रकाश ऐसा बना है कि उसकी तीव्रता अधिक हो जाए, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे कि ये देखो, तीन तरंग है, ये एक पहली तरंग है, ठीक है, एक ये दूसरी तरंग है, और ये दोनों ने मिलके एक तीसरी ये बड़ी वाली तरंग बना ली। तो अब जब ये और बड़ी तरंग बना रही हैं दोनों मिलके, तो इनका क्या हो जाए, इनकी तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है, इनकी चमक जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं परिणामी तरंग, जो कि लास्ट में मिलती है, और अगर तीव्रता बढ़ रही है तो वो कहलाता है संपोषी व्यतिकरण। अब इसका उल्टा एक और क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो तीव्रता है वो बिल्कुल बंद हो जाए, खत्म हो जाए, तो न्यूनतम हो जाए, तब विनाशी व्यतिकरण होगा। तो जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण उसकी तीव्रता न्यूनतम होती है, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब ये विनाशी व्यतिकरण होता कैसा है, तो देखो ये एक प्रकाश तरंग गई। अब उसमें क्या हो रहा था संपोषी में, कि ऐसी जा रही थी और दूसरी भी ऐसी ही जा रही थी। अब लेकिन दूसरी ऐसी ना जाके इसकी उल्टी चलने लगी, दूसरी इधर से ऐसी जा रही है, तो एक दूसरे को काट रही है। तो इसमें इसमें क्या होगा कि
जब एक दूसरे को ऑपोजिट चलेंगी तो जो इनकी तीव्रता है जब वो जुड़ेगी तो वो कट जाएगी, तो यहाँ पर इसकी न्यूनतम तीव्रता आ जाएगी। न्यूनतम तीव्रता में कोई प्रकाश नहीं होगा या फिर बहुत ही कम प्रकाश होगा, तो फिर राशि व्यतिकरण हो गया। अब देखते हैं व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या। तो माना कि समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन कर रही हैं। उनके आयाम a और d है। यहाँ d की जगह b है, a और b है, ठीक है। अब माना कि व्यतिकरण करने वाली तरंगों के समीकरण, दो तरंगें ली हमने, ठीक है। सबसे पहला है y1, दूसरा है y2। अब कैसी चल रही है? ऐसी चल रही है। तो जब ऐसी चलती है तो हम इधर कर लेते हैं साइन। अब साइन और ओमेगा टी, ओमेगा उसकी आवृत्ति है और टी समय है, और यहाँ ए उसका आयाम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये ए आयाम है। फिर अब दूसरी वाली थोड़ी सी अलग चल रही होगी, थोड़ा फाई एंगल बना के चल रही होगी। तो हमने मान लिया यहाँ पर दूसरी है y2 बराबर b साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी आयाम क्या हो जाएगा? y इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों आयामों को जोड़ देना है तो परिणामी आयाम निकल आएगा। अब हमने क्या करा, ये जोड़ दिया, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी और प्लस 5। अच्छा, यहाँ जो है ये प्लस 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो a साइन ओमेगा टी तो ऐसे ही रहेगा, b बाहर रहेगा। अब ये है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, वो होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ए यहाँ हम ओमेगा टी मान लेते हैं, बी हम यहाँ फाई मान लेते हैं, यहाँ ये गुणा में है। तो साइन ओमेगा टी मतलब साइन ए कॉस बी मतलब कॉस फाई प्लस कॉस ए मतलब ये वाला और साइन बी मतलब ये वाला। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो बाय बराबर ए साइन ओमेगा टी इतना रहेगा। अब इस बी का सब में गुणा कर देंगे, तो इधर गुणा कर दिया, इधर गुणा कर दिया। अब क्या होगा इसके बाद, ये ए साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी कहाँ है? यहाँ पर है साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना? ए प्लस बी कॉस फाई यहाँ बच गया ब्रैकेट में, और ये वाली चीज़ तो यहाँ चली रही है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब कहा कि ये ए प्लस बी कॉस फाई जो है इसको हम मान लेते हैं ये आर कॉस फाई है, और जो बी साइन फाई है इसको मान लिया ये आर साइन फाई है। अब हमने ये वैल्यू उठा के इसी में समीकरण 3 में रख दी, तो कितना आ गया? बाय बराबर आर कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन फाई, यहाँ गुणा है कॉस ओमेगा टी। अब आर यहाँ है, आर कॉमन ले लो, ले लिया, तो बचा कितना? कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अब ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया, ये देखो, कॉस ए साइन ए कॉस बी, ये आ गया। हम इसकी जगह फिर से क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस बी, तो हम वैसे ही बना लेंगे, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो बाय बराबर अभी इतना आया। अब इसके बाद क्या करना है, समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके उनको जोड़ देना है। तो 4 कहाँ है? 4 ये है और 5 ये है, तो इसका स्क्वायर करा तो कितना आ गया? ए प्लस बी साइन कॉस फाई का होल स्क्वायर, और ये वाला 5 बी साइन फाई का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा, यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर करा और जोड़ दिया, तो ये स्क्वायर करा और जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये भी हो गया बी स्क्वायर प्लस 2, ये ए बी कॉस फाई, ये आ गया, और ये है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बराबर में कितना चलेगा? आर स्क्वायर यहाँ, आर स्क्वायर यहाँ, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब ये एक और थ्योरम होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये लिखा है वैसे ही, यहाँ पर प्लस आएगा,
ठीक है, यहाँ बीच में प्लस लगा लेना। तो ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो हम इधर मान लेंगे कि ये वाली क्या लग रही है, थ्योरम लगती है इसमें। तो ये हो गई वैल्यू इसकी 1। अब इस साइड क्या क्या बचा, ए स्क्वायर ये है। अब ये देखो यहाँ पर भी वही थ्योरम लग रही है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये ले लिया, ये सब इसको अंदर लिख लिया। और क्या बचा, 2ab कॉस फाइव। अब ये भी सब वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो गई। तो बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव बराबर में आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू निकाल लो, तो आर का जो स्क्वायर है वो साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। अब किंतु तरंग की तीव्रता आई आयाम आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आई मतलब आर स्क्वायर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अनुक्रमानुपाती के ये हटाओ तो कांस्टेंट एक आ जाएगा के आर स्क्वायर। और अब भी हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। ठीक है, ये निकली आर स्क्वायर की वैल्यू इस वाले में। तो हम कहाँ रख देंगे इसको, इसमें आर स्क्वायर में रख देंगे। ये रख दिया तो ये हो गया, यहाँ भी ये मत लिखना। ठीक, क्या क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के कॉस फाइव। ये के अभी हटाओ, के अभी के गुणा नहीं हुआ, अब के का गुणा करेंगे। तो अब के का गुणा कर दिया तो हो गया के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab के कॉस फाइव। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये के ए स्क्वायर है प्लस के बी स्क्वायर है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे सबसे पहले। तो कैसे अलग अलग करेंगे, यहाँ यहाँ भी गुणा का निशान है। अब ये देखो ए लिखा है, अगर हमें इसको अंडर रूट में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं ए को, तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर। अगर ऐसा लिख दें तो मतलब क्या होगा, तो मतलब यही होगा कि ये ए ही है, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो कट जाएगा तो बराबर तो वही आ गया, ए बराबर ए। तो मतलब हम ए को कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे हम बी को अंडर रूट बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, आई बराबर ये इसके को भी बाहर निकालें, ये लाइन देखो ऐसी लिखी है, आई बराबर के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2 के बाहर निकाल लिया अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर और कॉस फाइव, ये सी के आगे है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसको माना कि ये I1 है, ये जो चीज़ है इसको माना ये I2 है। ठीक है, तो ये हो गया पहले तरंग की तीव्रता I1 जो है, दूसरी I2 जो है वो गई दूसरी तरंग की तीव्रता I1 I2। और यहाँ वाली भी यही हो जाएंगी, इसको भी अंदर ही ले लो अंडर रूट के स्क्वायर, ये भी अंडर रूट के स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी अंडर रूट ले लो। अब ये देखो अंडर रूट के ए स्क्वायर, अब इसका मतलब क्या होगा, जो के ए स्क्वायर है वो क्या है आई, तो मतलब है अंडर रूट I1 और ये वाला हो जाएगा अंडर रूट I2। यहाँ पर लगा लेना अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, ये हो गया। अब ये जो है हमारी हो गई तरंग की तीव्रता पहली वाली, ये दूसरी वाली। फिर कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, तो ऐसे दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली आवृत्तियां बराबर होती हैं तथा जिनमें कलांतर शून्य होता है अथवा कलांतर स्थिर होता है, समय के साथ बदलता नहीं है। मतलब अगर देखो एक तरंग दैर्घ्य ऐसी चल रही है, एक तरंग ऐसी है, ठीक है, तो कला मतलब ये है कि बिल्कुल सेम इसी के ऊपर ऐसी ही दूसरी वाली भी आनी चाहिए, बिल्कुल सेम। अगर दूसरी तरंग भी बिल्कुल सेम है और तीसरी भी ऐसे ही चल रही है, चौथी भी ऐसी, मतलब ये सब कैसी हैं, कला संबद्ध है, एक ही प्रकार से चल रही है और इन सब की आवृत्तियां भी समान है। तो ये हो गई कला संबद्ध स्रोत। और मतलब कला हो गई, ये कला सेम है इसकी। और स्रोत मतलब ऐसा कोई सोर्स या ऐसी कोई लाइट जिसमें से सेम प्रकार की
तरंग निकलती हैं, तो वो उसका स्रोत हो गया। अब दो स्रोतों के कला संबद्ध होने की शर्तें क्या क्या होंगी, मतलब कैसे कहेंगे कला संबद्ध है, तो पहला तो कि उनकी आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, दूसरा दोनों के बीच कलांतर जो है वो शून्य होना चाहिए या समय के साथ परिवर्तित ना हो। अब ये तो वही कला संबद्ध वाली, फिर है स्थायी व्यतिकरण की शर्तें क्या होंगी। तो स्थायी व्यतिकरण में पहली शर्त ये है कि दोनों तरंगें कला संबद्ध हो, जो अभी अपन ने पढ़ा वो होनी चाहिए अगर हमें स्थायी व्यतिकरण चाहिए है। तो स्थायी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, क्योंकि कला संबद्ध तरंगों की आवृत्तियां समान होती हैं तथा उन तरंगों की कलांतर परिवर्तन नहीं होता। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो, मतलब समान ऊंचाई हो उनकी, यहाँ से यहाँ तक की ये जो आयाम है वो समान हो। फिर तीसरा, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो, मतलब बहुत पास में हो। फिर दोनों प्रकाश स्रोत जिनसे तरंग उत्सर्जित होती है एक वर्णी हो, तो ये सब हो गया। एक वर्णी मतलब एक ही कलर के हों, अलग अलग कलर की, क्योंकि अलग अलग तरंग दैर्घ्य हो जाएगी तो एक ही प्रकार हो। अब है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, ये है IMP। सन 1801 में अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस यंग ने दो तरंगों से उत्पन्न व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया था, जैसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। तो ये इसका डायग्राम हो गया। स्लिट मतलब ऐसी स्लिट होती है, यहाँ पर एक छेद होता है, ये थोड़ा एक प्लास्टिक का कुछ रहता है प्लेट टाइप की, इधर एक छेद रहेगा, ठीक है। यहाँ हम बल्ब जलाएंगे इसके पीछे, तो उसमें से जब प्रकाश आएगा, मान लो बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, तो वो थोड़ा सा ही प्रकाश रहेगा जो आगे बढ़ेगा, मतलब वो बाकी पॉइंट का रोक देगी, सिर्फ इसी पॉइंट पर आगे बढ़ने देगी। तो ऐसे यहाँ पर ये प्रकाश आ रहा है, एक स्लेट लगी है, इसने यहाँ से प्रकाश आने दिया, फिर एक और दूसरी स्लेट लगी जिसमें दो छेद है, फिर तीसरी स्लेट लगी जिसमें तीन है, तो ये ऐसा। और यहाँ पर एक पर्दा लगा है, ये जो है ये पर्दा है। ये देखो, इस एस एक संकीर्ण स्लेट है, ये जो एस बना है सबसे पहली प्लेट जो लगी है वो एक संकीर्ण स्लेट है, छोटी स्लेट है जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत के पास है। इससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरे के समांतर दूसरी स्लेट रखी है, S1 और S2, दो अन्य स्लेट हैं। ये दोनों स्लेटें कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करते हैं। इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा है XY, जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, ठीक है। एक पर्दा लगा है तो उस पर हम प्रकाश देख सकते हैं, कि फिर बाद में पता चलता है अगर कितना प्रकाश है जो उधर आ रहा है, कैसी लाइंस बन रही है, क्या हो रहा है। अब इसका व्यंजक क्या है, फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो ये है, मान लो ठीक है, यहाँ एक स्लेट है S, ये रखिए S। तो पहले इसका अपन डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये इसका डायग्राम। तो सबसे पहले ये एक स्लेट है, ये पहली वाली स्लेट है, ये दूसरी वाली स्लेट है, इसमें यहाँ S1 और S2 दो छेद हैं, यहाँ पर S0 एक नाम का छेद है, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है, ये प्रकाश आ रहा है, इधर से बिंदु से निकला तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये दो पॉइंट हैं, तो इस पॉइंट से निकलेगा तो ऐसा हो जाएगा, अब इस पॉइंट से निकलेगा तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो, ये पानी के जैसा हो गया ना, एक दूसरे को कहीं काट रहा है, कहीं साथ में जा रहा है। तो फिर यहाँ ये है हमारे पास पर्दा, तो इस पर्दे पर क्या असर पड़ता है, इस पर्दे पर कहाँ पर प्रकाश आएगा, कहाँ अंधेरा आएगा। क्योंकि देखो व्यतिकरण में हमने दो टाइप की चीजें पढ़ी हैं, अगर वो साथ साथ में चलेंगी तो उनकी जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर वो एक दूसरे के उलट चलेंगी, मतलब विनाशी व्यतिकरण, तो क्या हो जाता है, तीव्रता शून्य हो जाती है या बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है। तो ये देखो, जहां पर ये पीली पीली लाइंस दिख रही हैं वहां पर मैक्सिमम वाला वहां प्रकाश पड़ रहा है, और जहां पर नीले कलर की लाइन है मतलब वहां पर अंधेरा है। तो ये ऐसा होगा, तो देखो जहां प्रकाश पड़ेगा वहां ये वाइट कलर की लाइंस दिखेंगी, ये वाइट कलर की लाइन दिख रही है, और जहां अंधेरा पड़ेगा वहां ब्लैक हो जाएगी। तो असलियत में ये ऐसा दिखता है, ये देखो, ये असली फोटो है, ऐसी दिखती है लाइन।
अगर मान लो यहाँ से रेड वाला प्रकाश हम भेज रहे हैं तो देखो कहीं कहीं लाल लाइनें बन जाएंगी, कहीं कहीं काला रहेगा। तो ये है हमारा यंग का द्विस्लेट प्रयोग, हमें यही निकालना है। तो उन्होंने बताया देखो ये होगा एस, तो अभी हमने देखा ये S1 और ये S2। अब कहा कि ये इसकी चौड़ाई जो है वो स्मॉल डी है, ठीक है। और तो फिर इसकी कितनी होगी, अब यहाँ दो है, यहाँ पर एक स्लेट थी तो पूरी चौड़ाई डी थी, यहाँ दो स्लेट हैं तो दोनों की चौड़ाई हो जाएगी dy2 हाथ आधी आधी हो जाएगी यहाँ पर। और स्मॉल है, ये स्मॉल डी है। और पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी है कैपिटल डी। यहाँ पर एक O पॉइंट है, यहाँ पर S1 से सीधे जाओ तो पर्दे पर Q पॉइंट है, यहाँ S2 से सीधे जाओ तो पर्दे पर R पॉइंट है, और पर्दा पूरा बड़ा है XY, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की मतलब इस P पॉइंट से इस O पॉइंट तक की मतलब बीच की दूरी X है, इतना हमें पता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो ये देखो PQ कितनी होगी, ये सब मिटा दे रहे हैं अच्छे से समझ में आए। अब ये देखो बताओ PQ क्या होगी, तो P ये है, Q हमारे पास ये है, और ये जो बीच की दूरी है ये हमें दे के रखी है कितनी है, dy2 है, और ये पूरी की पूरी x है। तो ये छोटी सी दूरी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी x माइनस dy2, इधर करना x माइनस dy2, ये हो जाएगी। अब पी आर की कितनी होगी, इस P पॉइंट से हमें R तक जाना है, तो ये x तो पूरी है ही, साथ में इसकी दूरी भी dy2 है, तो x में dy2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास PQ की PR कितनी आ गई। ठीक है, ये समझ में आ गया, हमने दो निकाल ली, एक की प्लस एक की माइनस। अब आगे देखते हैं, तो यंग के प्रयोग के फ्रिंज चौड़ाई समकोण त्रिभुज, अब एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PQS1 से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा है। कहाँ है देखो, ये P ये है, Q ये है, S1 ये है, ये बन रहा है त्रिभुज, इसमें हमें लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमारे पास कर्ण क्या है, ये है S1P का होल स्क्वायर, ये है कर्ण, ठीक है, ये वाला। लंब कहाँ है, लंब ये है PQ, और आधार है हमारे पास S1Q। तो ये हमने सब लिख लिया, इसका 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 सबका होल स्क्वायर, इधर पर ब्रैकेट लगाना, सबका होल स्क्वायर है। अब S1P की तो हमें दूरी पता ही नहीं है कितनी है, तो हम इसको सिर्फ S1P का होल स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन S1Q इसकी पता है, देखो ये कैपिटल D है तो कैपिटल D लिख लिया। PQ की भी पता है, अभी निकाली थी हमने, PQ की x माइनस dy2 है, वो भी लिख लिया होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर कर दो, देखो डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर लिखा ही रहेगा, ये x माइनस dy2 का होल स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा तो x स्क्वायर प्लस इस dy4 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई 4, डी यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2x/d/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना xd। ये x है, ठीक है, यहाँ पर भी ये x है, यहाँ पर भी ये x है। अब देखो, तो यहाँ पर हमें लिखा कि SP स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स डी बचा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब अगला समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब त्रिभुज PRS1। अब PRS1 कहाँ है, ये देखो, ये P, ये R, और ये SS2 होगा यहाँ पर, ठीक है, PRS2 ये बन रहा है, ये और ये। तो ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज यहाँ पर भी। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो ये लगा दी हमने, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया, S2P का होल स्क्वायर, आधार कितना हो गया, S2R का होल स्क्वायर, और PR का होल स्क्वायर, तो ये सब आ गया। अब हमारे पास फिर से ये है कि S2P का हमें अभी नहीं पता, हमें निकालनी है, PR हमें पता है। PR कहाँ, ये है, हमने निकाली थी x प्लस dy2, ये लिख दी, और S2P तो हमें पता ही है कैपिटल D, ये लिखी है। तो इसका और इसका फिर इसका भी होल स्क्वायर हमने खोल दिया, ठीक है।
वैसे जैसे अभी फर्स्ट वाले का करा था, तो कितना आ गया कि एक्स डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई फोर डी स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स डी, इसमें बस प्लस आ जाएगा, उसमें माइनस आया था, अंतर इतना आया है। और ये हमारे पास आ गया है एस टू पी का होल स्क्वायर। अब समीकरण एक और दो से, ये हमारा एक था, ये हमारा दो है, अब दोनों को हमने कहा कि घटा दो। एस टू पी का होल स्क्वायर जो है वो एस वन पी के होल स्क्वायर से माइनस कर दो। हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, माइनस करेंगे तो देखो ये सब चीज़ें जो है कट जाएंगी, डी से डी स्क्वायर कट जाएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, डी स्क्वायर बाई फोर से डी स्क्वायर बाई फोर कट जाएगा, लेकिन यहाँ जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, या तो ये कहा जाए दो से एक को घटा रहे हैं, हाँ, तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो एक्स डी प्लस एक्स डी, तो एक्स डी कितने हो जाएंगे, टू एक्स डी। और ये क्या बन गया, ये फिर से एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर कितना आता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये यहाँ पर बन गया है, क्योंकि ये ए माना ये बी माना, तो दोनों को अगर हम फॉर्मूले को खोलेंगे तो कितना बनेगा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हमने माइनस वाला यही रहने दिया, प्लस वाले को साइड भेज दिया, तो ये क्वेश्चन थर्ड आ गई। अब S1 और S2 के मान अत्यंत कम हो तब, अगर मान लो बहुत ही कम है इनके मान, तो P और Q अत्यंत निकट है, तो फिर क्या होगा, हमने माना कि S1 S2 बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो S1P जो है वो S2P के बराबर ही हो जाएगा और दोनों की दूरी D ही हो जाएगी। तो अब समीकरण 3 में ये जो अभी हमने वैल्यू निकाली, ये वाली, इसको कहाँ रख देना है, इस वाले इक्वेशन में रख दो, तो S2P माइनस S1P, यहाँ पर रख दी हमने S2P और S1P में D और D, तो D और D जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2D, ये आ गया 2D, तो 2XD अपॉन में 2D, अब 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास XD बटे में कैपिटल D। ये आ गई इक्वेशन 4। अब इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले तो ये है दीप्त फ्रिंज, दीप्त मतलब चमकने वाली फ्रिंज है, फ्रिंज क्या कहला रही, फ्रिंज जो लाइनें दिख रही थी ना शुरुआत में, कहीं ब्लैक थी कहीं व्हाइट चमक रही थी, वो फ्रिंज कहलाती है। तो दीप्त फ्रिंज मतलब चमकने वाली फ्रिंज जो व्हाइट कलर की है, वो वाली फ्रिंज, तो हमें वो निकालनी है कि आखिर उसके लिए हम कितनी दूरी लें, कितनी क्या बनेगी, तो अधिकतम तीव्रता के पथांतर मतलब पथ में अंतर, तो अधिकतम तीव्रता के लिए पथ में अंतर मान लेते हैं कि लैम्डा बटे में 2 है, इसको कहते हैं लैम्डा, लैम्डा बाई 2, तो इसकी का समगुणक होता है, तो हम क्या करेंगे लैम्डा बाई 2 का गुणा करेंगे। सबसे पहले तो ये एक्स डी अपॉन डी है, वो हमने लिखा कि एक्स डी अपॉन डी की जो वैल्यू है वो आएगी, और समगुणक के लिए समगुणक होता है 2n, हमने कहा 2n इंटू लैम्डा बाई 2, ये समगुणक हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से निकालो, हमने ये निकाला था, ठीक है, ये हमने कहा कि मैक्सिमम के लिए ये होता है, दोनों को बराबर रख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा n लैम्डा, ये जो d है ये उस साइड चला जाएगा कैपिटल D, और स्मॉल d जो है वो नीचे चला जाएगा स्मॉल d, तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है, ये सब हटा देना, ये क्या लिखा है, डायरेक्ट ये करो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले ये वाली लाइन लिखना, ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास कितना बचा, एक्स डी बटे में कैपिटल D बराबर n लैम्डा। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी n लैम्डा, ये वाला d इधर जाएगा, ये वाला d इधर जाएगा, कैपिटल D बटे में स्मॉल d, ये आएगा आंसर, ये आ गया। अब जैसे शून्य क्रम का दीप्त फ्रिंज कहते हैं,
तो कितना आ जाता है कि n बराबर 0 रखने पर, अगर मान लो यहाँ हम 0 रख रहे हैं तो दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त नहीं होगी, यहाँ करना नहीं होगी, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 आएगी। अब जब n बराबर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कुछ भी रखते हैं तो उसमें हमें फ्रिंजों की स्थितियां प्राप्त होती हैं। इसमें तो कोई स्थिति प्राप्त नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल सेंटर में आएगी, लेकिन इनमें स्थितियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब आता है अदीप्त फ्रिंज है। अदीप्त फ्रिंज है क्या? देख, फ्रिंज मतलब ये इसकी बात करी जा रही है, ये है फ्रिंज। दीप्त मतलब जो चमक रही है, अदीप्त मतलब जो काली काली दिख रही है, वो अदीप्त फ्रिंज है। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या है? न्यूनतम तीव्रता के पथांतर, इसमें लैम्डा बाई 2 है, उसके लिए विषम गुणक ले लेते हैं। विषम गुणक होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। इसके बराबर हमें रखना है एक्स डी बटे में कैपिटल डी, इसको रखना है। अब यहाँ से निकाल लो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स बराबर ये वाले डी का गुणा वहीं पर कर दो, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 तो ये है ही, डी का गुणा और हो जाएगा ऊपर और स्मॉल डी का हो जाएगा नीचे। लो आ गया, ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसमें अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 से कुछ भी रखते हैं तो अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां प्राप्त होती हैं। अब ये तो स्थितियां प्राप्त हो गई, अब हमें बताना है कि उसकी चौड़ाई क्या होगी। स्थितियां मतलब वो कहाँ पर बनेगी। अब बात है कि वो कितनी चौड़ी स्लिट, इतनी चौड़ी चौड़ी होगी या फिर बिल्कुल पास पास होगी, इतनी चौड़ी होगी या पास होगी, मतलब कितनी चौड़ाई होगी। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी के बराबर होती है और एन भी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त जो फ्रिंज की दूरी है वो कितनी होगी, तो अभी हमने निकाला था दीप्त के लिए। मतलब सबसे पहले तो ये दीप्त के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो दो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, अब फिर हमने कहा दीप्त के लिए हमने अभी निकाला था उसकी दूरी कितनी है, ये देखो ये निकाला था ऊपर। ठीक है, तो हमने यही एक्शन यहाँ रख दिया। अब इसी प्रकार n-1 की अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त से दूरी कितनी हो जाएगी, तो xn-1 हो जाएगी। ठीक है, एक्स एन के लिए निकाली, अब हम निकालते xn-1 के लिए। तो जहां पर भी तुम्हारा n लिखा है वहां पर कर दो n-1। तो n के लिए तो पहले तो कितनी हो जाएगी 2n-1 डी लैम्डा बटे में 2d, लेकिन n-1 के लिए कितनी हो जाएगी, तो जहां n है वहां कर दो n-1, 2 यहाँ कर दिया हमने n-1 और ये -1 तो पहले ही से है और डी लैम्डा बटे में 2d। अब इस n 2 का गुणा करो इसमें तो कितना आएगा 2n-2 और बाहर -1 है डी लैम्डा बटे में 2d। अब ये दो और एक मिलके कितना बना लेंगे 3, तो 2n-3 डी लैम्डा बटे में 2d, ये आ गया। अतः एन बी और n-1 की फ्रिंज की दूरी, अब दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ये लिखा, दोनों के बीच की दूरी के बराबर होती है। कौन सी? हमारी दीप्त वाली। दोनों के बीच की दूरी देख लेते हैं, दूरी हम कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। ये घटा दिया, xn में से xn-1 कर दो, तो xn हमारे पास ये है, xn-1 ये है, इन दोनों को घटाएंगे तो देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, डी लैम्डा बटे में 2d, डी लैम्डा बटे में 2d, दोनों को कॉमन ले लो। अंदर कितना बचेगा 2n-1 और ये माइनस लगाया यहाँ का और 2n और इस माइनस का गुणा हुआ पहले तो 2n में, तो ये हो गया -2n, फिर इस माइनस का गुणा हुआ -3 में, तो -+3 हो गया। फिर डी लैम्डा बटे में 2d, अब यहाँ देखो 2n से 2n कैंसिल और ये है 3 और -1, 3 में से -1 गया तो कितना बचेगा 2, तो ये 2 आ गया। अब ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 लिख लेना। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया डी लैम्डा, ये लैम्डा नहीं है यहाँ पर 2 है, तो डी लैम्डा बटे में स्मॉल डी, ये हमारी आ गई फ्रिंज चौड़ाई। और किसके लिए? दीप्त के लिए, दीप्त मतलब जो चमक रही है उसके लिए। अब ऐसी अदीप्त के लिए क्या होती है, अदीप्त के लिए भी निकालनी है, तो एन बी दीप्त फ्रिंज की
केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी। सबसे पहले तो केंद्रीय फ्रिंज से दूरी कितनी है, xn कितना है जो हमने दीप्त के लिए निकाला, सबसे पहले निकाला था, वो हमारे पास निकला था n लैम्डा d बटे में d। ठीक है, ये लिखा है n लैम्डा d बटे में d, ये लिखा है। तो ये xn था। अब xn माइनस 1 के लिए कितना होगा, तो जहाँ n है वहां पर n माइनस 1 कर दो, n माइनस 1 के लिए इतना हो गया। अब कहा कि दोनों के बीच की दूरी, मतलब दोनों को माइनस कर दो, तो ये पहला लिखा, दूसरा लिखा, माइनस कर दिया। अब दोनों में समान क्या है, तो लैम्डा डी बटे डी, लैम्डा डी बटे डी, दोनों को कॉमन ले लो। अंदर कितना बचा, n, और माइनस में n माइनस 1। अब क्या करेंगे, ये n तो n ही है, इस माइनस का गुणा करो अंदर, तो माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1, n से n कैंसिल, बचेगा हमारे पास 1। हमारे पास xn माइनस 1 की वैल्यू आ गई लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी। तो ये हमारे पास अदीप्त के लिए आ गई। तो ये होता है पूरा यंग एक्सपेरिमेंट, ये है। ठीक है, हमने फ्रिंज चौड़ाई निकाल ली, दूरी निकाल ली,